यह कहानी भानगढ़ गांव की है, जहां बहुत सालों पहले एक घर में एक पति पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। एक दिन करण रात को उसी घर के पास से गुजर रहा था। तभी उसे वहां पर किसी के बातें करने की आवाज आती है। वो मन ही मन सोचता है, यहां तो कोई रहता ही नहीं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे घर चलना चाहिए। हाँ बेटा, आ गया घर। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। पापा, वो जो घर है जहां बहुत साल पहले किसी पति पत्नी की मौत हुई थी, वहां मैंने किसी की आवाज सुनी। बेटा, तुझे वहम हुआ होगा। नशे वशे तो नहीं कर रहा? आजकल जाकर सो जा। तू ज्यादा सोच रहा है। हाँ, शायद आप सही कह रहे हो। मैं जाकर सो जाता हूं। उस दिन तो सोने चला गया, लेकिन अगली रात करण फिर उसी घर के पास गया। लेकिन इस बार वो अपने एक दोस्त के साथ वहां गया। ध्यान से सुन सोनू, वो आवाजें मुझे अभी भी सुनाई दे रही हैं। क्या तू भी यह आवाजें सुन पा रहा है? उस रात करण के दोस्त सोनू को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। सोनू ने करण का बहुत मजाक उड़ाया। उसी रात करण जब सो रहा होता है, तभी उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि एक परछाई उसके सामने खड़ी हुई है। वो परछाई उससे बोलती है, अब से तेरा शरीर मेरा है। मैं तेरे बाप को नहीं छोड़ूंगा। मेरा बदला अभी बाकी है। उस दिन के बाद करण करण नहीं रहा। अगली रात उसके पापा उसके पास आए और उसकी हरकतों ने उसके पापा को चौंका दिया। बेटा, क्या हुआ? आज तू कहीं बाहर नहीं गया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बुढ़े, मैं तो ठीक हूं। तू जाकर अपना काम कर। तुझे शर्म नहीं आती? अपने बाप से तू करके बात करता है। अबे ओ बुढ़े, मुझे अकेला छोड़ दे, चला जा यहां से। उस रात करण के पापा को कुछ समझ नहीं आता कि आज करण को क्या हो गया। तभी उन्हें कुछ सूझता है। साधु महाराज जी, क्या आप कल मेरे घर पर आ सकते हैं? मेरे बेटे को कुछ हो गया है। अगले दिन साधु महाराज जी घर आते हैं। वो साधु महाराज जी उस गांव के सबसे पुराने और अनुभवी साधु महाराज थे। करण के पापा साधु महाराज जी को सारी बातें बताते हैं, तो साधु महाराज जी बोलते हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे कोई बुरी शक्ति का असर लग रहा है। हमें वहीं चलना होगा जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। सच जानने का रास्ता वहीं से होकर जाएगा। साधु महाराज जी और करण के पापा उस रात वहां पहुंचे। साधु महाराज जी को वहां काफी अजीब चीजें महसूस हुई। फिर साधु महाराज जी ने उससे बताया कि क्या समस्या है। मुझे सब पता लग चुका कि आत्मा तुम्हारे बेटे में ही क्यों आई और किसी और में क्यों नहीं, और वो तुम्हें ही क्यों परेशान कर रही है। जल्दी बताइए साधु महाराज जी, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। मैंने क्या किया है साधु महाराज जी? अब साधु महाराज जी उसे पूरी कहानी बताते हैं। 10 साल पहले इस गांव में उसी घर में एक जवान लड़का केशव नाम का लड़का रहता था। और तो और वह एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम संजना था। लेकिन केशव नीची जाति का था और संजना काफी उच्च जाति की लड़की थी। उस समय गांव में जात पात को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन समस्या तो तब ज्यादा गंभीर हो गई जब केशव संजना से शादी करके उसे अपने घर ले आया। केशव, तुमने हमारी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ा है। एक ऊंची जात की लड़की से शादी करके तुमने न सिर्फ नियमों का अपमान किया है, बल्कि पूरे गांव को नीचा दिखाया है। तुम्हें क्या लगता है प्रेम से जाति मिट जाती है? यह गांव तुम्हें और तुम्हारी औरत को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सरपंच जी, अगर प्रेम जाति देखकर होता तो शायद भगवान भी मंदिर में जाने से मना कर देते। मैंने संजना से शादी की है क्योंकि वो इंसान है, एक ऐसी इंसान जो मुझसे प्यार करती है और जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। अगर इस गांव की इज्जत जाति के बंधन से जुड़ी है तो उस इज्जत को बदलने का वक्त आ गया है। एक दिन यही गांव हमें याद करेगा। यह सरपंच के रिवाजों, परंपराओं और खुद उसकी औकात पर हमला होता है। उसे लगता है कि उसका रुतबा खतरे में पड़ गया है। तो अगली रात सरपंच जी को संजना मिलती है। पिछले काल वाली बात याद करके वो गुस्से में संजना को बोलते हैं, तुम जैसी लड़कियां हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। एक नीची जात के लड़के से प्रेम शर्म नहीं आई। तुम्हें तुम्हारी वजह से पूरे गांव का सिर झुक गया है। अगर तुम मेरे घर की होती
तो आज के बाद तुम्हारा चेहरा देखना भी गवारा ना करता। तुम जैसे लोगों के लिए एक ही रास्ता बचा है, या तो अपने पैरों से इस गांव को छोड़ दो या अपनी सांस लेना बंद करो। संजना पहले से ही समाज के विरोध का सामना कर रही होती है, लेकिन जब किसी प्रमुख व्यक्ति जैसे गांव का सरपंच उसे खुलेआम ऐसे शब्दों से जलील करता है, तो वह सोचती है कि उसके पास जीने का कोई मतलब नहीं बचा। जब केशव को इन सब बातों के बारे में पता चलता है, तो उसकी भी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन मरते समय उसे लगता है कि संजना की मौत के पीछे सरपंच का हाथ है। लेकिन सरपंच इस बात से अनजान था कि संजना ने आत्महत्या कर ली है। केशव की आत्मा बदले की आग में जल रही थी। उसे लगता था कि संजना की मौत के लिए सरपंच जिम्मेदार है, लेकिन जब वह बदला लेने लौटा, उसकी नजर सरपंच के बेटे पर पड़ी, क्योंकि करण ही सरपंच की सबसे बड़ी कमजोरी था। केशव जानता था कि अगर उसे सचमुच सरपंच को तोड़ना है, तो वही रास्ता सबसे सही है। साधु महाराज जी, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं क्या करूं? गलती से बड़ी कोई सजा नहीं सरपंच जी, लेकिन प्रायश्चित से बड़ी कोई शक्ति भी नहीं। तुम्हें उस आत्मा से क्षमा मांगनी होगी, खुलेआम सबके सामने। और जिस जमीन पर संजना को जालिल किया था, वहीं एक विद्यालय बनवाना होगा, जहां हर जाति, हर धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ सके। मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा। बस केशव की आत्मा को शांति मिल जाए। इस गांव का सरपंच हूं, आप सबके सामने केशव और संजना से, जिन्हें मैंने 10 साल पहले बहुत कुछ गलत कहा था, दिल से माफी मांगता हूं। और आज आप सबके सामने यह वादा करता हूं कि मैं यहां एक स्कूल बनवाऊंगा, जहां हर धर्म, हर जाति के बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सकें। क्या आत्मा वाकई चली गई या अब भी कहीं पास है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।